नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी नैनीताल के रहने वाले अविनाश की है, जिन्होंने ने हमारे जीमेल पर भेजा है। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और वीडियो में एक लाइक करें और कमेंट में आप अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं एक अनाथ हूं और मैंने अभी अभी 10वीं पास की है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे माता पिता की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे। उस समय मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरे मम्मी पापा छोड़कर चले गए थे। मुझे मेरे पड़ोसियों ने पाल पोस कर बड़ा किया क्योंकि मेरे रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ चुके थे कि कौन अपने सिर का बोझ रखेगा। फिर मैं 8 साल तक एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। वहां की जिंदगी कैसी होती है ये मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ही मैं 13 साल का हुआ एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। वहां से जो भी पैसे मिलते उनसे मैं किराया भरता और एक छोटे से कमरे में रहने लगा था। वहां के मालिक ने मुझसे बहुत कम किराया लिया और खाना पानी भी दिया करता था, इसलिए मैं भी दुकान में मेहनत से काम करता था। वह इतना अच्छा था कि मुझे पढ़ने के लिए भी समय देता था। सुबह मैं स्कूल जाता और लौटकर दुकान में काम करता। शाम को पढ़ाई के लिए समय मिल जाता था और उसी से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मेरा दिमाग पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए मैं कुछ ही घंटों में बहुत कुछ समझ लेता और स्कूल में अच्छे अंक लाता। लेकिन जब आपके सिर पर किसी का हाथ न हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता था। किसी तरह सिफारिश से कॉलेज में एडमिशन हो गया और गरीब कोटे में मुझे फीस भरने की भी जरूरत नहीं पड़ी। शायद वह पुलिस वाले जो मेरे पिताजी को जानते थे, उन्होंने मेरी मदद की। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटी मोटी दुकानों में भी काम करने लगा ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मैं हर तरह का काम कर लेता था, चाहे सफाई हो, अकाउंट्स देखना हो या कुछ और। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बैंक में जमा करता रहा। लेकिन कॉलेज में मेरी इज्जत नहीं होती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक पुरानी साइकिल से कॉलेज जाता था जहां ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते थे। मेरे कपड़े भी साफ नहीं होते थे क्योंकि काम के चलते मुझे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कपड़े धोने का समय मिल पाता था। हर कोई मुझ पर हंसता, लेकिन मैं उसे अपनी मुस्कान से ढक देता। हमारी यह दुनिया बहुत क्रूर है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोग आपकी कदर नहीं करते। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था क्योंकि कोई भी मेरे साथ बैठना नहीं चाहता था। एक दिन सिया नाम की लड़की, जिसने कॉलेज में नए नए एडमिशन लिया था, मेरे पास आकर बैठ गई। शायद वह मुझे नहीं जानती थी। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। बाद में जब उसे मेरे बारे में पता चला तब भी वह मेरे पास आकर बैठती रही। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि यहाँ घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। मैंने उसे बताया कि मेरे गांव के पास एक ऊंची चौड़ी खाल पहाड़ी है जहां से पूरा आकाश नजर आता है और नीचे देखने पर अंधेरा नजर आता है। लेकिन वहां अंधेरे में जाना खतरनाक है क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां भूत प्रेत दिखाई देते हैं। सिया ने तुरंत कहा कि उसे भूतों को देखना है। उसने मुझे पहाड़ी पर ले जाने के लिए मना लिया। मैं उसकी गाड़ी में बैठकर उसे पहाड़ी की ओर ले गया। हम शाम को वहां पहुंचे और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वहां की ठंडी हवा और घने बादल हमें घेरने लगे। सिया ने कहा कि उसे भूत देखने हैं। तभी उस पहाड़ी पर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई पेड़ों के पत्तों को हिला रहा हो। हम दोनों बहुत डर चुके थे। सिया मुझसे लिपट गई और कहने लगी, अब वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिरकार हम वहां से लौट आए। उसने मुझे कॉलेज छोड़ा और मैं अपनी साइकिल लेकर वापस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में कुछ काम था। गांव वाले घर के अंदर मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसपास कोई है। मैं डरता ही जा रहा था। शायद जब आपके साथ दिन के वक्त ही कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपको डराए तो रात को भी नींद नहीं आती। हर बार दिमाग सोचता रहता है कि कोई आसपास है। आसपास होने वाली हर आवाज को मैं भूत से ही जोड़ने लगा। कोई बर्तन गिरता तो मैं उसे भूत से जोड़ देता। आसपास कोई कुत्ता घूमता तो मैं उसे भी भूत से जोड़ देता। बिल्ली जो हर बार मेरे घर की टूटी हुई छत पर छलांग लगाती रहती, मैं उसे भी भूत से जोड़ने लगा था। पूरी रात डर डर कर निकली थी। मैं अगले दिन कॉलेज गया तो सिया मुझ पर हंसने लगी। तुम रात को डरे थे? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा।
मैंने तो अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुला लिया था और कहानियां सुनाई कि मैंने भूत देखा। आज फिर से जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं पहली घटना को भूल नहीं पा रहा। पर वह फिर भी वहां दोबारा जाना चाहती थी। कहीं ना कहीं वह मुझसे प्रेम करने लगी थी और वह मुझसे कुछ अलग ही करवाना चाहती थी। सिया मान ही नहीं रही थी। दूसरी शाम भी हम वहां पर गए। अब हर रोज का काम हो गया था। हम पहाड़ी पर जाते, वह अपने साथ घटी घटनाएं बताती और जैसे ही वहां पर धुंध सी आ जाती, बादल घिर जाते, हमें डर लगना शुरू हो जाता। सिया अब कम घबराती और भूतों को देखने के लिए और भी पेड़ों के पास जाने लगी। लेकिन आज हमने कुछ अजीब देखा। आज हम दोनों एक अलग ही मूड में थे। जब हम दोनों एक पेड़ के नीचे रोमांस कर रहे थे, वो मेरे शरीर से खेल रही थी और मैं उसके साथ, दोनों एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। अचानक एक पेड़ के पास से आवाज आ पड़ी। हमें ऐसा लगा हम जहां भी जाते वह चीज हमारे पास आ रही थी। आवाजें करीब से आ रही थीं। तभी एक पेड़ के पीछे से काले कपड़े उड़ते दिखाई दिए। कोई औरत दिखी थी। उसने काले रंग का घूंघट ओढ़ रखा था। जैसे ही हमने उसका पीछा करने के लिए दौड़ना शुरू किया, वह घूंघट अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। वहीं हमारी आंखों के सामने वह लुप्त हो गई थी। हम दोनों बुरी तरह डर गए और भागते हुए गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद भी ऐसा लगता रहा कि कोई हमारे आसपास मौजूद है। कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आती रहीं। सिया ने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया और फिर मेरे गाल पर हल्का सा किस किया। मैं भी सोचने लगा, क्या सच में वह मुझे पसंद करती है? मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा था। शायद उसका भी दिल मेरे लिए धड़कता होगा। अब हर रोज की तरह हम शाम को वहां जाते, बातें करते और उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होती। हम डरते और वापस आ जाते। यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। मैं सोचने लगा था कि मैं सिया से प्यार कर बैठा हूं और एक दिन शादी भी उसी से करूंगा। लेकिन जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। कभी कभी वह मेरे साथ नहीं आती, कभी कभी वह कॉलेज नहीं आती और यह भी नहीं बताती कि कहां जा रही है। मैं उसे ढूंढता रह जाता। कॉलेज में एक ही तो दोस्त थी जिससे मैं बात कर पाता था और किसी से भी मैं बोलता तक नहीं था। हर कोई मुझ पर हंसता था। मुझे कारण नहीं पता था कि मेरी गरीबी पर हंसते हैं या मेरे कपड़ों पर। एक दिन जब मैं कैंटीन में बैठा हुआ था, एक लड़की ने कहा, अरे सिया उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है, तुझे पता है या नहीं? तभी एक लड़के ने कहा, तू उसका नौकर है ना? यह सुनकर मैं आपे से बाहर हो गया और उससे झगड़ा करने लगा। मैं किसी से लड़ता नहीं था, पर पहली बार सिया की इज्जत के लिए लड़ा। भले ही वे 4 लोग थे, लेकिन मैंने हिम्मत से लड़ाई की। उन सब ने मुझे बहुत मारा, पर मैंने भी एक एक को मुंह पर मुक्का मारा। उनके चेहरों पर निशान भी पड़ गए थे। वो चारों वहां से चले गए, लेकिन मैं पिटा हुआ भी खुश था कि कम से कम मैंने हर किसी को मारा तो सही। इसके बाद मैं सीधा रेस्टोरेंट की तरफ गया, ये देखने के लिए कि वे लोग मुझे चिढ़ा रहे थे या इसमें कोई सच्चाई है। वहां सिया को एक लड़के के साथ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। क्या वह मुझे धोखा दे रही है? मैं सीधा उसके पास चला गया, लेकिन तभी मैंने सिया को उस लड़के को किस करते हुए देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर उसके पास गया और उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। फिर सिया से कहा, तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी? सिया ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही रूप था। सिया ने मुझसे कहा, तुम्हें थोड़ा सा भाव देना शुरू कर दिया तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगे। मुझे पहले से शक था। देखो, तुम जैसा मेरा बॉयफ्रेंड कभी बन ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे घूमते हैं मेरे पीछे। तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा लगता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाते थे, इसलिए तुम्हें गाड़ी में बैठने देती थी, वरना तुम्हारे जैसे को गाड़ी में बैठने तक ना देती। उसके इन शब्दों के बाद मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकला। मैं शांत हो गया और सच्चाई का तमाचा मेरे चेहरे पर पड़ चुका था। मैं जान गया था सच क्या है। मैं तो वैसे ही सपनों में खोया खोया रहता था और अब दोबारा से उसी सच्चाई को जान गया था। वहां से चुपचाप मैं बाहर की तरफ आ गया था और अब करता भी क्या। उसके बाद मैं घर आ गया और रोता रहा। रात के 9 बजे तक मैं अकेला बैठा रहा। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया। मुझे शाम तक बस उसकी याद आती रही। फिर तीसरे दिन मैं कॉलेज गया था और सिया किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी, उसी तरह जैसे मेरे साथ बातें किया करती थी। अब वह किसी और के साथ बातें कर रही थी। कई लोग मुझ पर हंस रहे थे, कई मुझे उसका नौकर समझ रहे थे और उसने हर किसी से यही कहा था कि उसने यहां पर एक नौकर रखा हुआ है जो उसे घुमाने के लिए है।
वह एक गाइड चाहती थी और मैं उसका गाइड था। सब मुझ पर हंसा करते थे और मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गया था। पहली बार कोई लड़की मेरी दोस्त बनी थी, या कहूं पहली बार कोई मेरा दोस्त बना था। मैंने किसी को कभी दोस्त बनाया ही नहीं था और अब मुझे धोखा मिल गया था। मैं ना तो अब किसी को दोस्त बनाना चाहता था और न ही किसी के पास जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे याद आने लगा कि कैसे मैं उसे चौड़ी खाल पहाड़ी पर लेकर जाता था और उससे बातें करता था और वह मेरे साथ खेलती थी। वहां बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा मायूस हों तो वहां जाना चाहिए जहां सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चल पड़ा था उसी पहाड़ी की ओर साइकिल से। मुझे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं साइकिल से उतरा और चलते चलते उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। गाड़ी से ऊपर तक पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन साइकिल से ऊपर जाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर भी मैं उस छोटी पहाड़ी पर चढ़ा और वहां बैठा रहा। धीरे धीरे बादल नीचे की तरफ आने शुरू हो गए और वहां अंधेरा होने लगा। आज डर नहीं लग रहा था। जब इंसान मायूस हो तो डर लगता ही नहीं। भूत से भी कोई डर नहीं लग रहा था। वह कौन था? काले चोले वाला। उसके बारे में भी सोच रहा था। मैंने साइकिल एक तरफ लगाई, एक पत्थर पर बैठा और आकाश की तरफ देखने लगा। मैं सिया की बातें याद किए जा रहा था। फिर आसपास से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई आसपास चीजें हिला रहा हो, डराने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों पर छलांग मारकर दूसरे पेड़ों पर जा रहा था, पर मैं डर नहीं रहा था। उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज मुझे मरने से भी डर नहीं लग रहा था। बस मैं वहां बैठा रहा और आकाश को देखता रहा। कब वहीं पर मुझे नींद आ गई मुझे नहीं पता। सुबह 6 बजे उठा। मैं एकदम हक्का बक्का सा हो गया। सूरज एक कोने से उग रहा था। रोशनी बढ़ चुकी थी। मैंने साइकिल उठाई और सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। मैं सोच रहा था, कल यहीं पर सो गया, ठंड नहीं लगी। शायद मैंने मोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए यहीं पर सो गया। घर पहुंचकर सांस में सांस आई थी। रात को कुछ खाया नहीं था। आज कुछ ना कुछ बनाना होगा, लेकिन सबसे पहले ब्रश करना होगा और मुंह हाथ धोने होंगे। जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा, आईने के सामने अपना चेहरा देखा। मेरे चेहरे पर किसी ने पेन से निशान बना रखे थे। ये निशान किसने बनाए होंगे? मैं कहीं गया तो नहीं था, बस इस चौड़ी खाल पहाड़ी पर गया था और यहां पर कोई निशान बना गया। कौन था यह? किसने ऐसा किया? मैंने देखा, यह लाल पेन था। मेरी ही जेब से पेन निकाला गया और मेरे ही चेहरे के ऊपर निशान बना दिए गए। कौन हो सकता है यह? भूत प्रेत का काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि भूत प्रेत ऐसे छोटे काम नहीं करते। वह तो मारने की कोशिश करते हैं ना। यह किसने किया? कौन हो सकता है? अब मुझे वहां पहाड़ी पर दोबारा जाना था ताकि यह रहस्य सुलझा सकूं। पूरे दिन मैं इसी बारे में सोचता रहा। करूं तो क्या करूं? कॉलेज गया था, पर पीछे बैठा रहा। मैंने सिया की तरफ बिल्कुल भी देखा तक नहीं। बस वहीं पत्थर पर बैठा बैठा सोचता रहा कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद शाम का काम खत्म करके मैं होटल से निकला। बहुत ज्यादा मेहनत की थी और 7 बजे तक अंधेरा छा चुका था। मैं घर की ओर लौट रहा था, पर किसी वजह से फिर से मेरी साइकिल उसी चौड़ी खाल पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। ऊपर तक चढ़कर मैं वहीं पत्थर चुनकर बैठ गया। पेन मैंने अपनी जेब में दोबारा डाल लिया था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है जिसने मेरे चेहरे पर वे निशान बनाए और मेरी नींद क्यों नहीं खुली? मैं कुछ रोटियां अपने साथ ले आया था। सोचा शायद कोई चीज उठाकर खा ले या कोई मजाक कर रहा हो। मैं खुद देखने आऊंगा कि असल में क्या हो रहा है। वहां जाकर मैंने खाना खाना शुरू किया और ऐसा अभिनय किया कि मैं सोने वाला हूं। पूरा ध्यान मेरी गर्दन पर टिका हुआ था। मैं सोच रहा था कि अब वो निशान फिर से बनेगा तो मैं देख लूंगा कि कौन है। थोड़ी देर बाद गर्दन पर हल्की सी गुदगुदी हुई, वैसी गुदगुदी जैसे किसी ने हवा से मेरा गाल छू लिया हो। मैंने फौरन समझ लिया कि वही मौजूद है, वही जो पहले निशान बनाता था। हाथ बहुत नजदीक आ रहा था, उसकी गर्मी तक महसूस हो रही थी। मैं पूरी तरह चौकन्ना हो गया। अचानक मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही हाथ घूमा, किसी की कलाई मेरे हाथ में थमी हुई। मैंने अपनी आंखें खोली। काले चोले में लिपट्टी कोई शख्स सा मेरी कलाई पर रखा था, पर ठीक देखकर महसूस हुआ कि वह कलाई नाजुक और पतली थी, यानी यह किसी लड़की की कलाई थी। मैंने कलाई खींचकर चोले से चेहरे को हटाने की कोशिश की। चेहरा सामने आया। वह एक गांव की लड़की लग रही थी।
उसने अंदर साधारण सी कपड़े पहने थे, ऊपर काला चोला था। वह सुंदर थी और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने एक झटके में अपनी कलाई छुड़ाई और हंसते हुए बोली। मैं गुस्से में, डर और शिकायत में बोल पड़ा, तुम मुझे बेवजह क्यों परेशान करती हो? यहां आकर भूत बनकर डराती क्यों हो? वह हंसते हुए बोली, अच्छा, तो 3-4 दिनों से तुम मुझे भूत समझे बैठे थे? मैंने बिना हिचकिचाहट कहा, हाँ, मैं तो समझ ही रहा था। पहले भी तुम काले चोले पहनकर पेड़ों के पीछे से कैसे गायब हो जाती थी? मुझे लगा कोई चालाकी है। वह मुस्कुराकर मेरे सवालों का सरलता से जवाब देने लगी। धीरे धीरे हमारी बात हंसी ठिठोली में बदल गई। मैं उससे पूछता कि वह मुझे क्यों तंग करती है। वह बोली, मेरे घर ठीक पहाड़ी के नीचे है। मेरे माता पिता शहर में काम करते हैं और मैं हफ्ते भर अकेली रहती हूँ। यहाँ पर मैं घूमती फिरती हूँ, खाना दे दिया जाता है। जब मैंने देखा कि तुम इस पहाड़ी पर आने लगे हो तो तुम्हें तंग करने की आदत बन गई ताकि लोग यहाँ ना आए और मेरा इलाका सुरक्षित रहे। मैंने तंज में कहा, काले चोला पहनकर पेड़ों पर उछलने से क्या कोई डरता है? अगर तू सच में कुछ करती, हमें चोट पहुंचाती, शायद हम डर कर भाग जाते। वह जोर से हंसी और बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना क्यों करूंगी? मैं बस डराने आती हूं, तुम डरे ही नहीं। तभी दूर से एक गाड़ी का रूप आता दिखा और वह सिया की गाड़ी थी। उसमें कोई और लड़का भी था। गाड़ी पहाड़ी की तरफ आकर रुकी। सिया ने मुझे देख लिया, फिर भागते हुए मेरी तरफ आई। वह जल्दी जल्दी बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह को तुम्हारी गरीबी खराब कर देगी, भागो यहां से। मैं अपने दोस्त के साथ आई हूं और मुझे अकेलापन चाहिए। अगर तुम नहीं निकले तो मैं अपने दोस्तों को फोन कर दूंगी। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था, चेहरा लाल था। वह लड़की जो पहले मेरे साथ बात कर रही थी मुस्कुरा दी, पर सिया का रुख बड़ा ही कठोर था। सिया ने तंज में कहा, यह तेरी गर्लफ्रेंड लगती है, कपड़ों से तो कोई भूतनी सी दिखती है। मैं अंदर तक टूट गया। कभी कभी शब्द इंसान को भीतर तक जख्मी कर देते हैं। इसी बीच अचानक टायर फटने की आवाज से हम सब डर गए, पर यह आवाज असाधारण थी। एक टायर नहीं, बल्कि गाड़ी के चारों टायर एक एक करके फट गए। सिया भयानक ढंग से डर गई और बोल न सकी। वह भागी नहीं, बल्कि गाड़ी लेकर नीचे की तरफ चल दी। हम वहां खड़े खड़े घबरा गए। वह लड़की जो मेरी दोस्त बन गई थी, बड़ी मुस्कुराहट के साथ खड़ी रही। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। वह बोली, मेरा नाम दिया है, मैं पीछे वाले घर में रहती हूँ। कभी तुमको वह घर भी दिखाऊंगी। अगर सच में तुम्हें यह जगह अच्छी लगती है तो तुम यहाँ आ सकते हो। मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना। अब मेरी आदत बन गई थी वहां आना। पहले तो सिया ने मुझे धोखा दिया था, पर दिया के साथ बातें करके मुझे सुकून मिलता था। मैं केवल इसलिए वहां जाता कि हम बातें करें। वह नई नई कहानियां सुनाती, जैसे जादूगरों की किस्से, पुराने जमाने की बातें, और वे सब सुनने में बड़े अजीब पर मनमोहक लगते थे। वक्त कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। दिया मेरे लिए फल लेकर आती, ताजे फल, और रात में अब मैं वही फल खाकर चैन महसूस करता। कभी कभी बातें करते करते नींद आ जाती और दिया अपने घर से कुछ कपड़े लेकर मेरे ऊपर डाल देती ताकि मुझे ठंड न लगे। रात होते ही मैं उसके घर की तरफ रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, पर अक्सर घर न मिल पाता। एक रात मैं उससे बोला, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूं। दिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। मैं तुम्हें अभी घर नहीं लेकर जाऊंगी। जब तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा होगा तब मैं बताऊंगी। और ऐसे ही चौड़ी खाल पहाड़ी पर हमारी दोस्ती आगे बढ़ती रही। कुछ वक्त में हंसी, कुछ में सस्पेंस, और कई रातें वे फल, कहानियां और एक अनोसा रिश्ता जो धीरे धीरे बनता गया। हर रोज की तरह मैं उससे मिलने जाया करता था। यह मेरी आदत बन गई थी। लेकिन करीब 15 दिन बाद जब हम दोनों चौड़ी खाल पहाड़ी पर बैठे बातें कर रहे थे, तभी एक गाड़ी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती दिखाई दी। वह गाड़ी सिया की थी। गाड़ी में उसके साथ 3 और लोग बैठे हुए थे। जैसे ही गाड़ी हमारे करीब आई, सिया गुस्से से मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा आक्रोश था। मैंने मन ही मन सोचा, ये मुझे तंग करने आई है, शायद इसलिए कि अब मेरी नई दोस्त बन गई है और वह जल रही है। लेकिन मेरे पास आकर सिया चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है? कभी सोचा कि मेरी गाड़ी के टायर अचानक कैसे फटे थे? अगर तुम मेरे नौकर बने रहते तो बेहतर होता।
अब इस लड़की से चालाकी से दोस्ती बना रहे हो और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। ये जगह मुझे पसंद है, मैं यहाँ बार बार आऊंगी। चाहे तुम किसी भूतनी या प्रेतनी को भी ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी से उसी वक्त काले सूट में एक आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में अजीब सी चीजें थीं। जैसे ही वह कुछ मंत्र जाप करते हुए झाड़ फूंक करने लगा, मैंने दिया को अचानक कांपते हुए देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां सी उभर आईं, आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह घुटनों के बल गिर गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में मेरा पहला थप्पड़ सीधा सिया के गाल पर पड़ा। उसकी चीख गूंजकर पहाड़ों में फैल गई और वह एकदम चुप हो गई। तभी दिया भी खड़ी हो गई। उन लोगों ने फिर से मंत्र बोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही एक एक करके उनके चेहरे पर मेरे थप्पड़ पड़ने लगे। उनकी सूरत सूज गई थी और अब उनमें कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। सिया गुस्से में कांप रही थी। वह बोली, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बचाने आई थी और तुम उल्टा मुझ पर हाथ उठा रहे हो। मैंने कठोर आवाज में कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। मेरी अपनी जिंदगी है। भागो यहां से। सिया गुस्से से तमतमाई हुई अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठी और वहां से निकलते निकलते बोली, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो किसी आईने में देख लेना। जब सच सामने आएगा तब मेरे पास मत आना। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह कहकर वह गाड़ी लेकर नीचे चली गई। मेरे मन में सवाल रह गया, आईना, उसमें ऐसा क्या है जो मुझे सच्चाई दिखा सकता है? अब मैंने देखा कि दिया भी चुपचाप खड़ी थी। वह मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। चेहरे पर मायूसी थी, जैसे मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। मैंने पूछा, वह किस बारे में बोल रही थी? आईने में क्या दिखता है? सच क्यों नहीं बताती? दिया घबराई हुई थी। वह बार बार बोलने की कोशिश करती, लेकिन शब्द उसके होंठों पर आकर रुक जाते। मेरी जेब में एक छोटा सा आईना था जो पर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता था। मैंने पर्स निकाला और आईने में अपना चेहरा देखा। फिर अचानक जैसे ही मैंने आईने में दिया का चेहरा देखा, मेरे होश उड़ गए। आईने में उसका रूप धुंधले धुएं जैसा था। बाहर वह सुंदर और सामान्य दिख रही थी, लेकिन आईने में उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। वह इंसान नहीं, कुछ और थी, एक भूत जैसी। मेरी टांगें कांप गईं। पर्स हाथ से गिर पड़ा। मैं पीछे हटने लगा। दिया मुस्कुराते हुए बोली, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम मुझसे दूर जाने लगोगे। उसकी आवाज में दर्द छुपा था। जैसे ही मैं पीछे हटता, उसके चेहरे पर मायूसी और बढ़ जाती। वह बोली, देखो, मुझ पर भरोसा करो। मैं कोई साधारण भूत प्रेत नहीं हूं। मुझसे दूर मत जाओ। मैं जानती हूं, एक बार तुम यहां से चले गए तो वापस कभी नहीं आओगे। यकीन करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं वहीं ठिठक गया। मैं हमेशा डरपोक माना जाता था, लेकिन उस वक्त मैं भागा नहीं, उसके सामने खड़ा रहा। तभी सिया बोली, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूं। मैं भूत नहीं हूं, मैं एक डायन हूं। पर हर डायन बुरी नहीं होती। हम भी इंसानों की तरह जीते हैं। हमारे पास भी अपना घर होता है। मैं उसी पुराने टूटे फूटे घर में रहती हूं, लेकिन मैं सिर्फ रात में ही इस दुनिया में आ सकती हूं। दिन की रोशनी मुझे छू भी नहीं सकती। इसीलिए तुमने मुझे कभी दिन में नहीं देखा। वह रुककर बोली, लोग हमें हमेशा डरते हैं, हमें शापित मानते हैं, लेकिन हमारी भी अलग दुनिया है। भूतों की दुनिया अलग होती है, चुड़ैलों की अलग और डायनों की अलग। मैं अपने घर से उसी दूसरी दुनिया में जाती हूँ। क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहोगे? मैं घबराते हुए बोला, दुनिया? मतलब तुम मुझे कहीं और ले जाओगी? लेकिन अगर तुमने मुझे फंसा दिया तो? दिया ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं अविनाश, मैं तुम्हें अपनी दुनिया जरूर दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करती हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। तुम तो मेरे घर आना चाहते थे ना? चलो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने मेरे घर में एक रात भी गुजारी तो अगला सूरज तुम्हारी दुनिया का नहीं होगा, वह एक और दुनिया का सूरज होगा। और उस घर से बाहर निकलते ही तुम दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। मगर इसके भी नियम हैं। वहां किसी से बात मत करना। वह डायनों और जादूगरों की दुनिया है। वहां सिर्फ वे ही रहते हैं, इंसान कभी नहीं जाते। जिस तरह इंसान हमें अपने बीच नहीं आने देते, उसी तरह हम भी तुम्हें अपनी दुनिया में आने की इजाजत नहीं देते। उस घर के अंदर एक दरवाजा है, वह दरवाजा ही उस दूसरी दुनिया में ले जाता है। लेकिन याद रखना, बिना घर के मालिक की इजाजत उस दुनिया में कोई कदम नहीं रख सकता, और बिना इजाजत वहां से इस दुनिया में लौटना भी नामुमकिन है। सिया बोली,
मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी और फिर सुरक्षित वापस लाऊंगी। क्या तुम चलना चाहोगे? मैं पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचने लगा कि वह मेरी इकलौती दोस्त है। भले ही वह डायन हो, लेकिन उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने हामी भर दी। रात के करीब 10 बजे हम चौड़ी खाल पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। एक पगडंडी हमें एक टूटे फूटे लकड़ी के घर तक ले गई। बाहर से वह घर भुताहा लगता था, लेकिन भीतर जाते ही मैं हैरान रह गया। अंदर बिल्कुल साफ सुथरा माहौल था। लकड़ी के छोटे छोटे पलंग, अजीब सी वस्तुएं और जगह जगह बिखरे रहस्यमयी सामान। सिया बोली, यहीं रुकना होगा। सुबह का सूरज तुम्हें दूसरी दुनिया दिखाएगा। मैं उसके भरोसे उसी घर में ठहर गया। कब नींद आई पता ही नहीं चला। और फिर जैसे ही सुबह हुई, मेरी आंख खुली तो सिया सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, चलो अब मेरी दुनिया देखने का समय आ गया है। हम दोनों बाहर निकले। सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मैंने सोचा था कि कोई जादूगर आसमान में उड़ते दिखेंगे, डायने झाड़ू पर बैठकर बादलों को चीरती नजर आएंगी, लेकिन सामने तो वही जंगल और पहाड़ थे। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसी दूसरी दुनिया? यहां तो सब वैसा ही है। सिया हल्के से हंसी और बोली, तुम्हें सब जल्द ही समझ आएगा। जब हम पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो मैंने अपनी साइकिल को देखा। सोचा इसे उठाकर चल दूं, लेकिन जैसे ही छूने की कोशिश की, वह साइकिल जमीन से चिपक गई। लाख कोशिश की, लेकिन हिल भी नहीं रही थी। सिया ने कहा, इस दुनिया में तुम्हारी दुनिया की चीजें सिर्फ दिखाई देती हैं, इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब मैं थोड़ा घबराने लगा था। हम और आगे बढ़े और जब शहर की तरफ पहुंचे तो मेरी सांसें थम गईं। ये नैनीताल नहीं था, बिल्कुल अलग जगह थी। लंबी लंबी पीली झोपड़ियां, आधी जमीन में ढंसी हुई अंडरग्राउंड हवेलियां, पेड़ों पर लटकी हुई लकड़ी की मीनारें। कुछ लोग हवा में तैर रहे थे, कुछ औरतें जमीन में समाकर दूसरी ओर निकल जाती थीं। कोई पौधे में बदल जाता तो कोई आग में। मैंने अविश्वास से चारों तरफ देखा और धीमे धीमे से बोला, यह कैसा शहर है? सिया फुसफुसाई, किसी से बात मत करना। अगर किसी को तुम्हारी पहचान हो गई तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। हम बाजार की तरफ बढ़े। वहां लकड़ी की इमारतें थीं जो हर पल अपना आकार बदल रही थीं। कभी 3 मंजिला, कभी 8 मंजिला। पेड़, घर और पौधे तक हिलते डुलते थे। दोपहर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक मुसीबत आ गई। एक जादूगर जो सिया को चाहता था, उसने हमें देख लिया। गुस्से में उसने मेरी तरफ आग का गोला फेंका। सिया ने झट से उसे रोक लिया, लेकिन अब बात बिगड़ चुकी थी। जादूगर गरजा, तुम इंसान को यहां क्यों लाई हो? यह हमारी दुनिया के नियमों के खिलाफ है। भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग चिल्लाने लगे, इंसान यहां आया है, इसे मार डालो। सिया ने मेरा हाथ पकड़ा और भागते हुए बोली, जल्दी, हमें उस घर में लौटना होगा। रात होते ही मैं तुम्हें वापस भेज सकती हूं। हम पहाड़ी की ओर भागे, लेकिन भीड़ पीछा कर रही थी। जादूगर हमें रोकना चाहता था। सिया उनसे भिड़ गई, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और सिया को खींचकर अलग कर दिया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। बस इतना याद है, सिया चिल्लाई, इंतजार करना, बस इंतजार करना। और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं उसी टूटे फूटे घर में था। दिन हो चुका था और मैं अपनी दुनिया में लौट आया था, लेकिन सिया, वह कहीं नहीं थी। मैंने पूरी रात उस घर के आसपास बिताई। उम्मीद थी कि वह लौट आएगी, लेकिन वह फिर कभी नहीं आई। लोग मुझे देख हैरान होते कि मैं किसे खोज रहा हूं, पर मैं जानता था मैं उसे नहीं खो सकता। मैंने कसम खाई, चाहे दिन हो या रात, मैं सिया को खोजूंगा, उसकी दुनिया तक जाने का रास्ता ढूंढूंगा। और अगर उस दूसरी दुनिया में कदम रखना पड़ा तो मैं जरूर रखूंगा। दिन में मैं कॉलेज जाता, लेकिन दिमाग हमेशा उसी पर अटका रहता। सोचता शायद आज वह आएगी, पर वह कभी नहीं आई। मैं रोज चौड़ी खाल पहाड़ी के पास वाली उस झोपड़ी तक जाता, घंटों बैठकर उसका इंतजार करता। मन में सवाल उठते, क्या उसे इस दुनिया में रोके रखा गया है? क्या कोई उसे कैद कर चुका है? या कहीं उसे हमेशा के लिए खत्म तो नहीं कर दिया? दिल कहता, नहीं, सिया मुझे धोखा नहीं दे सकती। वह सचमुच मुझे चाहती थी, मगर शायद इस दुनिया के लोग ही उसे मुझसे दूर ले गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई, पर मैं पूरे 3 साल तक उसी जगह जाकर उसका इंतजार करता रहा। लेकिन सिया वहां फिर कभी नहीं आई। आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ा।
मैंने नौकरी की तलाश शुरू की और मुंबई की एक बड़ी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन मन भारी था, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे नैनीताल और अपनी उस पहाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। आखिरी रात मैं चौड़ी खाल पहाड़ी पर बैठा था, आसमान को देखता और मन ही मन कह रहा था, सिया, अगर सचमुच तुम हो तो एक बार आ जाओ। मैं बहुत दूर जाने वाला हूं, शायद फिर कभी वापस ना आ सकूं। लेकिन पूरी रात बीत गई और सिया नहीं आई। मैं रो भी नहीं पाया, बस आंखें बंद करके बैठा रहा। अगली सुबह मेरी मुंबई की फ्लाइट थी। विमान की खिड़की से बाहर झांकते हुए आंखें नम हो गई थी। तभी मेरी बगल वाली सीट पर कोई आकर बैठा। मैंने देखा और दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सिया थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मैं हैरान था, दिन की रोशनी में वह कैसे आ सकती है? क्या यह सचमुच वही है या सिर्फ उसकी शक्ल वाली कोई और लड़की? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप यहां बैठेंगे? मुझे विंडो सीट चाहिए। मैंने चुपचाप अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसके चेहरे पर जाती रहीं। यह वही चेहरा था, वही आंखें, बस थोड़ा अलग सा आभास। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन सच यह था कि दिल कह रहा था, यही तो मेरी सिया है। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने बताया कि मैं मुंबई में किस कंपनी में काम करने वाला हूं। उसने भी कहा, कमाल है, मुझे भी उसी कंपनी में जॉब मिली है। मैं अंदर ही अंदर किस्मत पर हैरान था। सोचा, भले ही मुझे सिया दोबारा ना मिली हो, पर कम से कम उसकी हमशक्ल तो मेरे सामने होगी। फ्लाइट से उतरते वक्त उसने अचानक कहा, तुम पूरी फ्लाइट मुझे घूरते रहे। सच बताओ, क्या मेरी शक्ल किसी ऐसी से मिलती है जिसे तुम बहुत चाहते थे? मैंने चुपचाप सिर झुका दिया, जवाब नहीं दिया। वह हल्के से हंसी और बोली, कहीं तुम मुझे चौड़ी खाल पहाड़ी वाली डायन तो नहीं समझ रहे? यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह आगे बढ़ गई, लेकिन जाते जाते पलटकर मुस्कुराई और बोली, कंपनी में मिलते हैं, बाकी सच्चाई वहीं बताऊंगी। मैं वहीं खड़ा रह गया, हक्का बक्का। क्या यह सचमुच वही सिया थी? अगर हां, तो वह दिन की रोशनी में कैसे आ गई? क्या वह उस श्राप से मुक्त हो गई? और अगर मुक्त हुई तो 3 साल बाद ही क्यों लौटी? अब मुझे इन सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने वाले थे। यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपनी किस्मत को हमेशा सबसे बुरा समझता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही सबसे अच्छी थी। मैं एक अनाथ था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बस अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए